वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस में फिर से वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 12th बोर्ड्स के बायोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। कोर्स आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, पेपर का पैटर्न कुछ चेंज है इस बार, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पेपर आपका 3 आवर्स के ही होंगे। मार्क्स, टोटल मार्क्स 73 आवर्स का पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 4 सेक्शंस इस बार आपके होंगे, 5 सेक्शंस नहीं होंगे। A, B, C और D सेक्शंस ही होंगे, जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, A सेक्शन में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 14 हैं इस बार। ठीक है, हमेशा आपके 5-6 क्वेश्चंस होते थे, इस बार 14 क्वेश्चंस हैं। 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे, जो 3 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे, जो 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। सेक्शन डी में आपको चॉइसेस मिलेंगी, क्वेश्चन चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, जहाँ भी ज़रूरी हो आपको ज़रूरी होता है कि वहाँ पे आप लेबल डायग्राम आंसर्स में दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन ए देख लीजिए। सेक्शन ए में टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? सेक्शन ए में टोटल आ रहे हैं आपके 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स इन द पेशेंट बॉडी ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन। कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या आंसर होगा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन, अ बायोलॉजिस्ट वांटेड टू क्रिएट अ कॉलोनी ऑफ ई कोलाई possessing the plasmid PBR322 sensitive to tetracycline। अब टेट्रासाइक्लिन जो जीन है PBR322 में, इसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, वही आपको लिखना है। विच रिस्ट्रिक्शन साइट वुड बी यूज टू लाइगेट फॉरेन डीएनए? कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट में के थ्रू आप फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं? तो 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं इसमें, BAM-H1 और BAM-H1 है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका SAL1। तो इन दोनों में से एक कोई भी आंसर आप लिखेंगे तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोरोजोइड्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन डैश ऑफ पर्सन। स्पोरोजोइड्स बनते कहाँ पे हैं? स्पोरोजोइड्स बनते हैं मॉस्किटो के गट में। ठीक है, और ये फिर मॉस्किटो के गट से ये आ जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवा में। ठीक है, अगर आपने सलाइवा लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और फॉर्म्ड कहाँ पर होंगे? पर्सन तो नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म्ड होगा ये गट में। विच स्टेप इन पीसीआर इज कैटलाइज्ड बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज? 3 स्टेप्स होते हैं पीसीआर के, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो एनीलिंग और एक्सटेंशन दोनों में टैग डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, BT corn has been made resistant from corn borer disease का पूछा है आपसे। तो corn borer disease के लिए क्या होगा? Cry1AB। ठीक है, corn borer disease के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? Cry1AB gene। What is secondary productivity? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है production of organic matter by the consumers, not by the producers. The production of organic matter that is produced by consumers, that is known as secondary productivity. Next, nematode specific genes were introduced into the tobacco host using a vector। जब भी प्लांट की बात हो रही है तो उसमें जो वेक्टर लेते हैं हम, एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उसका जो वेक्टर है TI प्लाज्मिड, उसको यूज़ करते हुए हम लेते हैं। तो आपने एग्रोबैक्टीरियम लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, और हमने TI प्लाज्मिड लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। राइट द क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? फीमेल में एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मतलब 22 पेयर प्लस क्या हो जाएगा?
एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सजेस्ट अ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट डिटेक्ट्स HIV इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में दोनों आप लिख सकते हैं, एलाइजा भी लिख सकते हैं या फिर PCR, दोनों ही आंसर सही है। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, पूरा फ्रेम अगर चेंज हो रहा है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, जो ट्रिपलेट कोड है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होगा, अगर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बाहर से इंसर्ट हो जाए बीच में, या फिर वहाँ से न्यूक्लियोटाइड मूव हो जाए, डिलीट हो जाए, या मूव हो जाए, या चेंज हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, या ट्रांसवर्जन हो जाए, प्यूरिन का पिरिमिडीन से चेंज या पिरिमिडीन का प्यूरिन से चेंज हो जाए, तो भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो मेन रीज़न आप लिख सकते हैं डिलीशन, और दूसरा हो सकता है इंसर्शन। नेक्स्ट है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल। रीजन दिया गया है मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड 5' एंड ऑफ HNRNA। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है यूकैरियोट्स में वो होता है HNRNA, और जिसपे 5' एंड पे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये नॉन फंक्शनल नहीं होता है। किसकी वजह से नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स रीजन्स पाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर इसका सी होगा। assertion is true but the reason is false। ठीक है, ये भी सही है। मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच टू 5' एंड ऑफ HNRNA। मतलब कि आपका assertion और रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, assertion एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट द रीज़न इज रॉन्ग, मीन्स बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या सही होगा, बी। नेक्स्ट है assertion ICSI इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, ये सही है। रीजन in ICSI sperm is directly injected in the ovum to form an embryo in vitro। ये भी सही है, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। assertion the female gamete is produced at a time of puberty। रीजन gonadotropin releasing hormone control the process of oogenesis। ये तो सही है। फीमेल गैमेटोसाइट इज नॉट प्रोड्यूस एट टर्म ऑफ प्यूबर्टी, ये बर्थ के टाइम ही प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, आंसर होगा assertion is false but reason is true, सी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा सी। assertion is false but reason is true। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion था ट्रेडिशनली sacred groups acted on repository for various medicines। रीजन दिया है इन मॉडर्न टाइम sacred groups have become biodiversity rich areas। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है, assertion भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, दूसरा है केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग आंसर एंड फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। Sickle cell anemia is a genetic disorder where body produces an abnormal hemoglobin called hemoglobin S. Red blood cells are normally flexible and round, but when the hemoglobin is defected, blood cells take a sickle or crescent shape. Sickle cell anemia is caused by mutation in the gene called HBB. It is an inherited blood disorder that occurs if both the maternal and paternal copies of HBB genes are defective. In other words, if any individual receives such one copy of the defective HBB gene, either from mother or the father, and the individual has no sickle cell anemia but has what is called sickle cell trait.
People with sickle cell trait usually do not have any symptom or problems, but they can pass to the mutated gene over their children. There are 3 inheritance scenarios that can lead to the child having sickle cell anemia. Both parents have sickle cell trait. One parent have sickle cell anemia, other have sickle cell trait. Both parents have sickle cell anemia. Questions क्या बन रहे हैं इसमें? सिकल सेल एनीमिया इज अ डैश डिजीज. सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है? सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज होगी? ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज. नेक्स्ट, इफ बोथ द पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, ट्रेट बोला जा रहा है, ठीक है, तो अगर एक में ट्रेट है और एंड दोनों में ट्रेट है, मतलब कि एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, दूसरे पेरेंट में भी एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, ट्रेट बोला जा रहा है, तो जो देन देयर इज़ अ डैश % चांस हैविंग सिकल सेल एनीमिया. अगर डिजीज़ वाले को हमने कैपिटल से डिनोट किया है और नॉर्मल वाले को स्मॉल ए से डिनोट किया है, तो सिकल सेल एनीमिया इसके चांस क्या होगा? कैपिटल ए का चांस क्या होगा? 4 में से 1 का चांस होगा, तो ये हो जाएगा 25%. इफ बोथ पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट, देन देयर इज डैश ऑफ चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट. अब सिकल सेल ट्रेट वाले कितने होंगे? तो अगर बोथ में सिकल सेल ट्रेट है तो ये हो गया कैपिटल ए एक चाइल्ड का होगा, दूसरे चाइल्ड का कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, थर्ड वाले का कैपिटल ए स्मॉल ए, फोर्थ वाले का स्मॉल ए. तो सिकल सेल ट्रेट कितने में होगा? सिकल सेल ट्रेट कितना में होगा? इसमें है और इसमें है, तो 50% में क्या होगा? सिकल सेल ट्रेट होगा, तो 50% रिस्क हो जाएगा इसका. इफ वन पेरेंट है सिकल सेल एनीमिया एंड अदर है सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया एक में है कैपिटल ए लिख लीजिए, और एक में सिकल सेल ट्रेट है कैपिटल ए स्मॉल ए, डैश दैट देयर चिल्ड्रन विल बी सिकल सेल एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया कितने में होगा और सिकल सेल ट्रेट कितने में होगा? तो चारों आप ऑप्शंस बना लेंगे तो आपको मिलेगा 50% सिकल सेल एनीमिया वाले होंगे और 50% सिकल सेल ट्रेट वाले होंगे. ठीक है, फिर ये दिया हुआ है ग्राफ जिसमें कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल डिजीज़ है, और दूसरे ये प्लेन जो है इसमें जो है मलेरियल डिजीज़ के लिए है. नो ये क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स विद एसटीडी एंड नंबर ऑफ पेशेंट विदाउट एससीडी, जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है. The following statements are drawn as conclusion from the above data. Patients with SCD are less likely to be infected with malaria. ये बार जो दिया हुआ है, ये y एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स विद मलेरिया. तो पेशेंट्स विद SCD आर लेस लाइकली टू हैव मलेरिया, सही बात है. जिसमें सिकल सेल एनीमिया है उसमें सिकल सेल एनीमिया किसमें है? ब्लैक वाले में है, उनमें मलेरिया के चांस क्या हैं? कम है. जबकि जिसमें सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है उसमें मलेरिया के चांस ज़्यादा है. इस वाले में मलेरिया के चांस ज़्यादा है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है. पेशेंट विद SCD आर मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, रॉन्ग है. ओवर द ईयर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग. ऐसा नहीं है, कहीं पे बढ़ रहे हैं कहीं पे घट रहे हैं, तो ओवर द टाइम इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग एवरीवेयर. ईयर 2000 सॉ द लार्जेस्ट परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मलेरिया पेशेंट विद एंड विदाउट STD. तो दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, सबका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में है. तो 2000 में अगर हम देखते हैं तो लार्जेस्ट डिफरेंस नहीं आ रहा है, जबकि ओवर द ईयर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्फेक्टेड ऑफ मलेरिया आर डिक्रीजिंग. ये देखिए मलेरिया के पेशेंट्स किस में हैं? ये SCD जिनमें नहीं है उनमें है, तो इसमें डिक्रीज़ हो रहा है. मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सही है. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला क्या हो गया? ये हो गया. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस.
इसको हम देख लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई का है, इसको पढ़ लीजिएगा। द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स import and release of an insect pest to new area to provide host for natural enemies. Two diseases likely to occur in the region with plenty of dragon flies क्या होगा, जो मच्छर से होते हैं वो हो जाएगा मलेरिया और येलो फीवर। ड्रैगन फ्लाइज इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट as they help to decrease the probability of disease spread by vectors, क्योंकि ये खा लेते हैं मच्छर के लार्वा को। The most effective stage in the life cycle of dragonfly that eradicate mosquito, dragonfly के कौन सा स्टेज फीड करता है, वो होता है निम्फ और एडल्ट। ठीक है, सेक्शन बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसका। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द 2 methodologies which are involved in human genome project, mention how they are used। 2 मेथोडोलॉजीज तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं, क्लोनिंग है, सीक्वेंसिंग है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से कोई। YAC का फुल फॉर्म क्या होगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, व्हाट इट इज़ यूज फॉर, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्लोनिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पोर्शन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड DNA और ABC और 5 प्राइम एंड मार्क करना है। A क्या है इसमें, B क्या है और 5 प्राइम C क्या है और 5 प्राइम एंड कौन सा है। तो A आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, B आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, C डीऑक्सी रिबोज हो गया और फॉस्फेट एंड जो होता है वो 5 प्राइम एंड होता है। नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ बोन मैरो एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड लिम्फ नोड एज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इमेच्योर लिम्फोसाइट चेंजेस इनटू मैच्योर लिम्फोसाइट और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट भी जिसको हम कहते हैं मैच्योर लिम्फोसाइट या एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज होगा। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये साइट होता है इंटरैक्शन के लिम्फोसाइट विद एंटीजन। नेक्स्ट, नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल सीन इन स्विस चीज, व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू। ये तो पता ही होगा होल्स बनते कैसे हैं, होल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन से बनते हैं। स्विस होल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरिया शेरमानी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, वाई डू पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली फॉलो इट। तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, फिर फॉर्मूला लिखना है dN/dt इज इक्वल टू RNK-N/K। और रीज़न क्या है कि अल्टीमेटली सारे इसको फॉलो करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा फाइनाइट वॉल्यूम में ही पाए जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फाइनाइट वॉल्यूम अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मेंशन द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट ब्लस्टर का काम करता है। एस्परजिलस नाइजर से मिलता है साइट्रिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये इम्यूनोसप्रेसिव है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के काम में आता है, कि टाइम ड्रग में दिया जाता है। मोनास्कस पुरपुरियस ये स्टैटिन्स मिलते हैं इनसे, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 1 एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो दी जाती हैं दैट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन, जैसे कि टिटनेस में या स्नेक बाइट में। एंटीहिस्टामिन ये एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करता है। कोलेस्ट्रम ये जो होता है इसमें IgA इम्यूनोग्लोब्युलिन पाया जाता है जो इन्फेक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, मदर मिल्क में होता है, फर्स्ट मदर मिल्क को कहते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। जब एक बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं इंटरफेरॉन्स जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में
क्या करना था, डीएनए जो रैप्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स पर रैप्ड होता है। हिस्टोन ऑक्टामर के सब नाम H2A, H2B, H3 और H4 और 200 बेस पेयर्स रैप्ड होते हैं टोटल डीएनए के, ये आपको लिखना है इसमें। In a population of size n, the birth rate is represented by B and the death is D. The increase V or decrease n. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। What does R represent? Write any one significance of calculating R for any population. इसमें 1 मार्क्स का ये है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का पॉपुलेशन ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वो पैरामीटर है। नेक्स्ट सी, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, कौन सा है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। वाई आर दीज बायोरिएक्टर्स यूज, ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी देता है जिसके लिए हम ये बायोरिएक्टर यूज करते हैं। हाउ इज द ऑपरेशन इन बायोरिएक्टर कैरीड आउट सो एज टू अचीव द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट। इसमें आपने ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, पीएच प्रोवाइड करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपको लिखना है। अ चाइल्ड इज बोर्न विद ADA डिफिशियंसी, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ प्रोसीजर फॉर पॉसिबल लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर। लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर कैसे होगा, जब आप फंक्शनल cDNA ADA जीन के फंक्शनल cDNA को इंट्रोड्यूस करें एम्ब्रियोनिक लिम्फोसाइट में और फिर उसको इम्प्लांट कर दें एम्ब्रियो में, मतलब बाहर कल्चर निकाल कर ये लिम्फोसाइट का उसमें इंट्रोड्यूस करें cDNA को ADA जीन की और फिर से वापस एम्ब्रियो में डाल दें, ये इसका परमानेंट क्योर होगा। अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो पहले किए जाते थे जैसे कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें से कोई एक आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट 3 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्मिक response L, M, N to cope with stressful condition. Identify the category L and M. L क्या है, L जो है कन्फॉर्मर्स हैं। ठीक है, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जो बाहर के एनवायरनमेंट से जो चेंज उनमें दिखाई देता है उनको हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। और M क्या होते हैं, रेगुलेटर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एन क्या है, पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, कुछ टाइम तक ये रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कुछ टाइम तक ये कन्फॉर्मर की तरह बिहेव करते हैं, इनको कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। अब इसको कैटेगराइज करना है, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन समर वी स्वेट प्रोफ्यूजली, ये कैसा है, समर में स्वेट प्रोफ्यूजली करना, इसमें हम ये क्यों होता है, ये बिकॉज वी आर रेगुलेटर्स। टेम्परेचर हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, तो ये रेगुलेटर का है। एग्जाम्पल है, समटाइम्स डेजर्ट लेजर्ट बास्क इन द सन एंड समटाइम्स दे वूड इन द शेड। जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो लेजर्ट सन में चली जाती हैं और टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो ये शेड में आ जाती हैं। तो ये बाहर के टेम्परेचर से अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मूव करते हैं, तो ये कैसी हैं, कन्फॉर्मर्स। व्हाट इज हेट्रोगैमेटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। हेट्रोगैमेटी डिफरेंट गैमीट्स मेल प्रोड्यूस होते हैं फीमेल से, और मेल के लिए अलग टाइप के क्रोमोसोम है, एलोक्रोमोसोम्स जो हैं, और फीमेल में अलग हैं, जिसको हम कहते हैं हेट्रोगैमेटी। जैसे XX क्रोमोसोम फीमेल के लिए है और XY क्रोमोसोम मेल के लिए है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है वैसे ही ड्रोसोफिला में होता है। वाई इज प्रो इंसुलिन सो कॉल्ड, प्रो इंसुलिन को प्रो इंसुलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है इंसुलिन का। A और B चेन्स पाई जाती हैं जिनके बीच में C पेप्टाइड होता है। जब प्रो इंसुलिन में चेंज होता है तो C पेप्टाइड्स रिमूव हो जाती हैं और A और B चेन सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और वो एक्टिव इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है,
सेक्शन डी आपके 5 मार्क्स के थे। एक्सप्लेन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, पूरा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपको समझाना है। फिर इन द अबव एक्सपेरिमेंट ये 3 मार्क्स का होगा और ये 2 मार्क्स का होगा। इन द अबव एक्सपेरिमेंट हीट विच किल्ड वन टाइप ऑफ बैक्टीरियम डिड नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो हीट की वजह से बैक्टीरिया किल हो गया, ऐसा बैक्टीरिया किल हो गया, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर में, और आर बैक्टीरियम जो है वो चेंज हो जाता है एस फॉर्म में। यही आपको बताना है। ड्रॉ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसमें लेबल करना है आपको सर्टोरियल सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोजोआ। हार्मोनल रेगुलेशन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं। ये हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होता है तो GnRH रिलीज़ होता है। GnRH रिलीज़ होकर के ये पिट्यूटरी ग्लैंड में LH और FSH हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। LH हार्मोन लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करने के लिए, और FSH जो होती हैं वो इंड्यूस करती हैं सर्टोली सेल्स को टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द schematic representation of gene involved in the lac operon given below and the questions that follow। इसमें कौन कौन से जीन है? आइडेंटिफाई एंड नेम द रेगुलेटरी जीन इन द ओपेरॉन। इसमें रेगुलेटरी जीन कौन सा है? आई जीन है रेगुलेटरी जीन। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल इन स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन। ये रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा जो कि बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन से। वाई इज द लैक ओपेरॉन्स रेगुलेशन रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन इसको क्यों कहते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, रिप्रेसर जो होता है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। नेम द इंड्यूसर मॉलिक्यूल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीन एक्स एंड वाई ऑफ द ओपेरॉन। इंड्यूसर मॉलिक्यूल इसमें लैक्टोज होगा, उसके प्रेजेंस में जो जीन्स Z और Y हैं और X हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। Z जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है, और Y जो होता है वो परमेज के लिए होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करता है, और Y जो कि परमिएज है ये परमिएबिलिटी को बढ़ाता है लैक्टोज की सेल के अंदर। कंपेयर द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। पूरा आपको बताना पड़ेगा कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, सारे स्टेप्स विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रोथ मॉडल दैट रिप्रेजेंट ग्रोथ पॉपुलेशन एंड ड्रॉ द रिस्पेक्टिव ग्रोथ कर्व दे रिप्रेजेंट। दोनों ग्रोथ मॉडल्स बताने थे आपको, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों ग्रोथ मॉडल बताने हैं, दोनों का ग्राफ बनाना है, दोनों के फॉर्मूला लिखने हैं। स्टेट द बेसिस फॉर द डिफरेंस इन द शेप ऑफ दिस कर्व। दोनों की शेप कर्व में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे है। जो जे शेप या एक्सपोनेंशियल कर्व है उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। विच ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो ग्रोथ कर्व कौन सा फॉलो हो रहा है? दैट इज एक्सपोनेंशियल, इंक्रीजिंग continuously, it is increasing. So the exponential growth curve that is being followed. Do you think such a curve is sustainable? No, such curve is not sustainable. Give reason in support of your answer. Because the resources are unlimited, not unlimited, is limited in quantity. So after some time it would follow the second growth curve, that is logistic growth curve. Next, what are the two types of desirable approach to conserve biodiversity? टू अप्रोचेस हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में इन सीटू अपनी जगह पे कंजर्व करना फॉरेस्ट को, बायोडाइवर्सिटी एरियाज, हॉटस्पॉट्स, इनको नेशनल पार्क्स, ये जो होंगे ये क्या होंगे? इन सीटू कंजर्वेशन। सेंचुरीज एक्स सीटू कंजर्वेशन में वहाँ से आप ले आए और आर्टिफिशियल जगह पे उसको प्लेस किया, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन्स, ये क्या होंगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन। What is the association between bumblebee and its favorite orchidophytes? How would extinction or change of one would affect the other? दोनों में रिलेशनशिप आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। म्यूचुअलिज्म का बिहेवियर होता है इनमें, इंटरेक्शन है, और सेक्सुअल डिसिट
जो फ्लावर है वो फीमेल की तरह से दिखती है, जिसके वजह से मेल अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये एक सैम्पल पेपर 1 जिसको हमने डिस्कस किया। इस तरह के पेपर आपसे पूछे जाएंगे और भी सैम्पल पेपर्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर को ठीक से देख लीजिए और किस तरह से आंसर लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तब तक के लिए